सबसे पहले चलते हैं कहानी के उस मोड़ पर, एमक्यूएम के उरूज का वक्त, और खास तौर पर एमक्यूएम के उस उरूज का वक्त जब 1988 और 1990 की बात कर रहा हूं, जब एमक्यूएम अब किसी भी तरह से टूटी नहीं थी, यानी उनके फ्रैक्शंस नहीं हुए थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि एमक्यूएम पर ऑपरेशन का सिलसिला 1992 से शुरू हुआ, मगर इस बात से बहुत कम लोग बाखबर होंगे और खास तौर पे नई जनरेशन शायद ही वाकिफ हो कि एमक्यूएम के बनने के साथ ही उन पर एक ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हो चुका था। अगर आपके किसी इल्म में हो तो 1990 की जहां तक मैं बात करता हूं, 1986 से लेकर 1990 तक खुद एमक्यूएम के रहनुमा अल्ताफ हुसैन साहब 2 बार 8-8, 9-9 महीने की जेल काट चुके थे सिर्फ इस 4 साल में। ये सिर्फ 4 साल का, और उस वक्त कि जब एमक्यूएम हुकूमत में 1988 में आई उस वक्त भी, और एमक्यूएम ने जब बल्दियाती इलेक्शन डॉक्टर फारूक सत्तार का लड़ा उस वक्त भी, तो एमक्यूएम पर ऑपरेशन का मामला उसके कयाम से ही जारी था और उनके कारकुनान की गिरफ्तारी का सिलसिला भी उसी तरह से था। ऐसे में एक जगह पर एक झगड़ा होता है। मोहल्ले का आपस का झगड़ा किसी तौर पर लिसानी झगड़ा बनने की शक्ल इख्तियार कर रहा होता है। एक दूसरे के महलों पर हमले किए जा रहे होते हैं और मामला यह होता है कि इस हमलों का जिम्मेदार एमक्यूएम इस वाकयात को रोकने की कोशिश भी करती है, तो उनके ही जिम्मेदारान पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। ऐसा ही कुछ वाकया अप्रैल 1990 के अंदर मीरपुर खास के इलाके के अंदर हुआ। कोट गुलाम मोहम्मद का यह किस्सा है, और हैरतअंगेज तौर पर उस वक्त जो एमक्यूएम के रहनुमा, इलाकाई रहनुमा थे, उनके वालिद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एमक्यूएम के रहनुमा के वालिद को गिरफ्तार किया जाता है और साथ ही उनके फुप्पीजाद भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस के जो उस वक्त एसएचओ होते हैं वली मोहम्मद साहब, वो इस तसादुम में जख्मी हुए होते हैं और दूसरी तरफ से भी कई अफराद जख्मी होते हैं। वली मोहम्मद साहब एमक्यूएम के रहनुमा के वालिद को प्रेशराइज करते हैं कि मुझे हर सूरत में तुम्हारा बेटा चाहिए और अपने घर वालों से कहो कि हर सूरत में इसे लेकर आए। उस वक्त उस इलाके के एमक्यूएम के एमपीए फकीर साहब होते हैं। एमक्यूएम के एमपीए उस शख्स को तलाश करते हैं और तलाश कर उसको बताते हैं कि तुम्हारे वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अगर तुम जाओगे वहां गिरफ्तारी दोगे तो उसके बाद तुम पर तशद्दुद हो सकता है, तुम्हें निशाना बनाया जा सकता है, तो तुम गिरफ्तारी मत दो। मगर वो शख्स कहता है कि अगर मैंने गिरफ्तारी नहीं दी तो मेरे वालिद इस उम्र में क्या हालात देखेंगे, और उसे कहा जाता है मत जाओ क्योंकि अप्रैल का महीना है, मई में तुम्हारी शादी तय है, तारीख हो चुकी है और 14 मई को तुम्हारी तारीख है, तुम जाओगे तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मालूम नहीं कि तुम्हारी रिहाई मुमकिन हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, क्योंकि उस वक्त एमक्यूएम अपोजिशन की तरफ बढ़ रही थी, तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी। मगर वो शख्स कहता है मैं अपने बाप को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो खुद फकीर मोहम्मद साहब एमक्यूएम के एमपीए के साथ जाता है और वहां पर गिरफ्तारी दे देता है। जाहिर सी बात है, इल्जामात बड़े संगीन होते हैं। उनके वालिद को 24 घंटों के बाद छोड़ा जाता है, उनके फुप्पीजाद भाइयों को छोड़ा जाता है, लेकिन इस शख्स को गिरफ्तार कर अगले दिन अदालत में पेश किया जाता है। थाने में इंतहाई नारवा सलूक के साथ रखा जाता है और फिर इन्हें जेल में भेज दिया जाता है। उस वक्त जेल में एमक्यूएम के कई और रहनुमा भी मौजूद होते हैं जिन पर इसी तरह के मुकदमात दर्ज होते हैं। वक्त गुजर रहा होता है, अप्रैल का महीना खत्म हो रहा होता है, जमानत के कोई चांसेस नजर नहीं आते। ऐसे में ही एक दिन उनके घर वाले कहते हैं कि ये तुम्हारी शादी की हमने तारीख तय थी, हमने कार्ड छपवा ली और 14 तारीख को अब तुम्हारी शादी है, दिन सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, क्या तुम बाहर आ पाओगे या हम शादी को कैंसिल कर दें या पोस्टपोन कर दें? वो शख्स कहता है अल्लाह पर ईमान रखो, इंसाफ होगा। अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोकता है और वो कार्ड लेकर अपनी काल कोठरी में चला जाता है, जहां मुकम्मल तौर पर एक बंद वार्ड की तरह का माहौल होता है, जहां कोई भी रोशनी का सिलसिला नहीं होता। वो हिम्मत करके कार्ड पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर ही नहीं आता और फिर वो दरख्वास्त करता है कि मुझे कार्ड पढ़ने के लिए कम से कम मोमबत्ती दे दी जाए और सिर्फ इतनी देर के लिए दी जाए कि मैं कार्ड पढ़ सकूं। सोचिए, एक नौजवान जिसकी शादी होनी है, एक जमात का रहनुमा है और इस वक्त जेल के अंदर है, 7 दिन रह गए और फिर ना जाने क्या होता है कि उसकी मां की दुआ कबूल होती है, तंजीम सरगर्म होती है और शादी से सिर्फ 2 दिन पहले उसे जमानत मिल जाती है। लेकिन क्या जिंदगी आसान हो जाती है? मगर जिंदगी को तो नया मोड़ लेना होता है। अभी शादी को 1.5 साल ही हुआ होता है कि कहा जाता है कि अब 1992 का इलेक्शन आ जाता है
वो समझता है कि अब जिंदगी आसान होगी, लेकिन उसी दौरान एमक्यूएम पर ऑपरेशन शुरू हो चुका होता है और शादी के चंद महीने बाद ही वो शख्स अपने घर पर नहीं रह पा रहा होता। ऐसी सूरत हाल में कि वो घर पर नहीं रह पा रहा होता, शदीद ऑपरेशन हो रहा होता है, शादी अभी अभी हुई होती है, यानी साल भी नहीं हुआ होता शादी को, 1.5 साल हुआ होता शादी को, और उसे एमक्यूएम एमएनए का टिकट दे देती है। अब आप सोचिए, एमक्यूएम के एमएनए का टिकट उसे दिया जाता है। ऐन मौके पर एमक्यूएम इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान कर देती है और एमएनए का वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते। सुनिएगा, कहानी में बड़ा दिलचस्प मोड़ है, लेकिन आपको मालूम है इस इलेक्शन से पहले ही शख्स दोबारा गिरफ्तार हो गया होता है। जी हां, मीरपुर खास में एक दोहरे कत्ल का केस चल रहा होता है, जिसमें एमक्यूएम के ऑपरेशन शुरू होते ही 92 का, और अभी इलेक्शन नहीं हुए होते, उसमें एमक्यूएम के कई अहम रहनुमाओं को नामजद किया जाता है। उसमें उस वक्त एमक्यूएम के एमपीए फकीर मोहम्मद साहब, उसमें उस वक्त एमक्यूएम के एमएनए उस इलाके के अनीस एडवोकेट शामिल होते हैं, और इस शख्स को भी, इस एमक्यूएम के कारकुन को भी उसी मुकदमे में दाखिल कर दिया था। अभी तक आपको नाम मालूम हो रहा है कौन है? तो कहानी सुनिए। इसमें तो अभी राजा उमर खिताब भी आने वाले हैं, इसमें लियारी बगदादी थाना भी आने वाला है, इसमें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत भी आने वाली है, इसमें भी बहुत कुछ आने वाला है। अब पुलिस फिर छापे मारती है इनके लिए, फिर, और मुकदमा कहां का होता है? सक्खर जेल में मुंतकिल किया जाता है। इनकी रिहाइश मीरपुर खास, मुकदमा सक्खर जेल का, फिर गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी होकर इनके ऊपर फिर मुकदमा चलता है, इनके फिर इलेक्शन से चंद दिन पहले जमानत हुई होती है। अब इलेक्शन वाले दिन ज़ाहिर एमक्यूएम ने बाइकआउट किया होता है, इनको एमएनए का टिकट दिया होता है, ये इलेक्शन नहीं लड़ पाते, तो ज़ाहिर एमएनए नहीं हुए। अगले दिन एमक्यूएम सूबाई असेंबली का इलेक्शन का ऐलान करती है और सूबाई इलेक्शन में एमक्यूएम वो सीट जीत जाती है। लेकिन इनकी मुश्किल आसान नहीं हुई होती, क्योंकि ना ये एमपीए बन पाते हैं, ना एमएनए बन पाते हैं, मुश्किल तो बढ़ जाती है, और केसेस पे केसेस लगे हुए होते हैं। अब मामला ये होता है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की अदालत हुकूमत आती है, और अब वो इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट कायम करती है, और उसी के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत कायम होती है, और इनका मुकदमा हैदराबाद की स्पेशल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चला जाता है। और हर पीर वाले दिन, यानी कि स्पीडी ट्रायल का केस होता है, और हर पीर को उन्हें उस मुकदमे में जाना लाजमी होता है। फिर यह मुकदमा हैदराबाद जेल में शिफ्ट हो जाता है, और फिर वहां मुकदमात का सिलसिला शुरू हो जाता है। 93 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से लेकर 97 तक, जब तक इनकी हुकूमत रही, तब तक ये शख्स घर नहीं रह सका। कभी घर आता तो छुप छुपा कर आता, बड़ी मुश्किल से मामलात चल रहे थे। ऐसे में नवाज शरीफ साहब की, बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत जाती है, ऑपरेशन का खात्मा होता है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है, और एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा बनती है। लेकिन ये फिर एमएनए का टिकट से वहां इलेक्शन लड़ते हैं, और 4000 वोट से हार जाते हैं, और ये एमएनए नहीं बन पाते। सोच रहे होते हैं चलिए कम से कम अब एमक्यूएम हुकूमत में तो है, तो अब तो गिरफ्तारियां नहीं होंगी, अब हम घर रह सकेंगे। साल भर गुजरता है, हकीम सईद केस होता है, और इन्हें मीरपुर खास से गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 दिन उन्हें मीरपुर खास के थाने के अंदर एक बंद कमरे के अंदर इंतहाई बुरे हाल में रखा जाता है। अगले दिन उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और गाड़ी में बैठा दिया जाता है। उन्हें नहीं मालूम होता कि उन्हें कहां लेकर जाया जाता है। उस वक्त एमक्यूएम के किसी भी कारकुन की अगर आंख पर पट्टी हो और उसे गाड़ी में बिठाया जा रहा हो, तो अक्सर यही सोचते थे कि अब शायद उनकी लाश मिलेगी। रास्ते में लोग उन्हें कहते रहे कि अब कलमा पढ़ लो, अच्छा नहीं होगा। खैर, गाड़ी घंटों का फासला तय कर जब एक जगह पहुंचती है, इन्हें गाड़ी से उतारा जाता है, आंखें खोली जाती है, तो सामने होते हैं राजा उमर खिताब। जानते होंगे आप राजा उमर खिताब इस वक्त सीडीडी के सरबराह हैं। बड़ा नाम कराची ऑपरेशन से लेकर दीगर मामलात में दिया जाता है। उस वक्त एक इंसदाद दहशतगर्दी का विंग बनाया होता है, जिसका हेडक्वार्टर, इसका एक क्वार्टर जो है हेडक्वार्टर बगदादी थाना लियारी के अंदर होता है। बगदादी थाना लियारी में होता है, और उस वक्त उमर खिताब वहां के एसएचओ होते हैं। उनके सामने उन्हें रखा जाता है। हर शख्स आकर उन्हें गालियां देता है कि तुम दहशतगर्द हो, और एमक्यूएम के जितने लोगों को भी दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हुई है वो तुम्हारे यहां से हुई है, और तुमने ही कई लोगों को इंडिया भेजा है। कहता भाई क्या सबूत है? बंद कमरे में रख दिया जाता है। एक शख्स चाय देने आता है, कहता 2 लाख रुपए हैं, उस वक्त के 2 लाख, तो तुम्हें बाहर आ सकते हो। कहता भाई मेरे पास कहां से 2 लाख रुपए होंगे। खैर, अगले दिन उसे हाईकोर्ट में पेश किया जाता है। उस दौरान उनकी वालदा एक दरख्वास्त दे चुकी होती है, मगर जाहिर है ऑपरेशन का सिलसिला होता है। अगले दिन फिर उन्हें उसी बगदादी थाने के एक बंद कमरे के अंदर
रख दिया जाता है, चीखों पुकार की आवाज आती है, तो जरा नजर उठाकर देखते हैं तो एक शख्स दर्द से करहा रहा होता है। एमक्यूएम का एक कारकुन होता है कि जिसे चीरा लगाया गया होता है। चीरा समझते हैं, जानबूझ के उस शख्स को रखा गया है उस शख्स को डराने के लिए या नहीं। उसे कहा जाता है एमक्यूएम छोड़ दो, वो कह रहा है अब तो वक्त बहुत गुजर गया, अब तो ये मुमकिन ही नहीं है। कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाओ, मुस्लिम लीग नून में आ जाओ, कोई जवाब नहीं देता। अगले रात को फिर कुछ अफसरान आते हैं, उसे माँ बहन की गालियां देते हैं, गिरबान पड़ते हैं, और फिर उससे पूछताछ शुरू होती है। कहता भाई मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैं एमएनए के लिए इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मेरा ताल्लुक एक कारोबारी खानदान से है, मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा शख्स हूँ, मैं किसी तरह की किसी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं हूँ, ना मैं कभी रहा हूँ, ना मेरे खिलाफ कभी किसी तरह की कोई FIRs रही है। मैं एमक्यूएम का जोनल हेड रहा हूँ जिसके अंडर में 56 यूनिट आते हैं, लेकिन मेरा कोई इस तरह का बैकग्राउंड मौजूद नहीं है। तो कहते नहीं तुम तो हो ही दहशतगर्द। खैर 14 दिन उन्हें मुसलसल हर तरह का टॉर्चर किया जाता है, और फिर 15वें दिन उन्हें दोबारा मीरपुर खास भेजा जाता है, जहां पर उन्हें जमसा की जेल में बंद कर दिया जाता है। कोई महीने बाद, क्योंकि उनके ऊपर कोई मुकदमा, वैसे डायरेक्ट कोई मुकदमा नहीं होता है, और उन्हें वहां से उठाया जाता है। अब उठाया क्यों गया होता है, ये भी बड़ा सवाल है। उस वक्त क्योंकि नया नया हकीम सईद के बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ होता है, तो उस वक्त ये कहा जाता है कि एमक्यूएम के जितने भी जोनल इंचार्जेस हैं उनको उठा लिया जाए, और एमक्यूएम के जहां जहां के लोग हैं उन्हें उठाकर बंद किया जाए, ताकि वहां से कुछ केसेस, अच्छा केसेस अभी तक इनके ऊपर कुछ होते नहीं, अक्सरियत पे उस वक्त केसेस कुछ नहीं होते, लेकिन बाद में केसेस बनाए जाते हैं, और बाद में केसेस में उनको शामिल किया जाता है, तफ्तीश की जाती है। तो एक माहौल चल रहा होता है उस वक्त के बाकायदा इन लोगों को उठाया जाए और इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो जब इन्हें घर से ले जाया जा रहा था, तो उस वक्त भी इन्होंने पूछा था कि जनाब केस क्या है मेरे ऊपर, मुझे बताया तो जाए। इन्हें कहते नहीं बस आपको ले जाने का हुक्म है। तो 4 दिन इन्हें वहां रखा जाता है, उसके बाद 14 दिन वहां, और उसके बाद फिर ताकि जेल के अंदर उन्हें रखा जाता है। एक अजियतनाक दिन होते हैं, और फिर बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि इनके ऊपर कोई केस इस तरह का डायरेक्ट इनके ऊपर किसी FIR में नाम नहीं होता है, तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है। कौन है ये शख्स? 3 साल फिर मुश्किलात में गुजारते हैं, कभी घर में हैं, कभी नहीं है, कभी घर में हैं, कभी नहीं है। तो जिस दिन से उनकी शादी की तारीख का ऐलान हुआ होता है, मैं यही कहूंगा, उस दिन के बाद से लेकर, यानी कि अप्रैल, बल्कि नहीं, इनकी शादी का अनाउंसमेंट मार्च में हुआ होता है कि हाँ भाई आपकी मई में शादी होगी। अच्छा, अप्रैल क्योंकि रमजान का महीना था उन दिनों में, और ये कहा गया था कि मई में उनकी शादी ईद के बाद होगी। तो जाहिर अमूमन हमारे यहाँ पर लोग शादी के दिन ईद के बाद रखते हैं, तो इनकी तारीख भी पहले तय हो गई थी और कहा था कि ईद के बाद शादी होगी। तो वो रमजान से लेकर 90 से लेकर 2002 तक अपनी जिंदगी के बेहतरीन जवानी के साथ या तो इन्होंने जेल में गुजारे या बाहर गुजारे, बाहर से मुराद घर से बाहर गुजारे, और करीबन कोई 13-14 साल ये मुसलसल उसी आजमाइश में रहे। उसके बाद 2002 का इलेक्शन होता है और एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा बन जाता है। कौन है शख्स? आगे की कहानी अगले व्लॉग में बताऊंगा। नाम है उनका, क्या नाम आप बताइए? नहीं मालूम? शब्बीर कायम खान।